नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन की चेतावनी। अनेक राज्यों में आज घने कोहरे का भी अलर्ट। पंजाब में किसानों के बंद के आह्वान की वजह से 107 ट्रेनें रद्द। बंद से बचने के लिए पुलिस ने बनाए नए रूट। व्यापारी संगठनों ने बनाई दूरी। इसरो के स्पेसएक्स मिशन की लॉन्चिंग आज। अंतरिक्ष में डॉकिंग परीक्षण करने वाला चौथा देश बनेगा भारत। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन। 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। खेल की खबरों में भारत के लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में जीता कांस्य पदक। फ्रांस के एलेक्स लेनिएक को दी मात। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं मौसम के हाल से। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड बारिश से पूरे उत्तर और मध्य भारत में ठिठुरन बढ़ गई है। सर्दी के साथ ही कोहरा भी सितम ढा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में घने कोहरे के साथ कई हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। आज उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर की भी संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि अगले 5 दिन के दौरान उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस और अगले 3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही अगले 5 दिन के दौरान मध्य भारत में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। वहीं बात करें पंजाब और हरियाणा की, राजस्थान की, तो यहां अलग अलग इलाकों में आज और कल शीतलहर चलने की भी आशंका जताई जा रही है। तो कोहरे और शीतलहर की चपेट में इस समय उत्तर भारत। वहीं बात करें अगर उत्तराखंड राज्य की, तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चमोली जिले के लिए आज शाम 5 बजे तक के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हिमस्खलन के ऑरेंज अलर्ट के लेवल 3 जारी कर दिए हैं। इस चेतावनी के बाद अब चमोली जिलाधिकारी ने इलाके में रह रहे लोगों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और आज इसरो एक और कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो आज रात 9:58 पर अपना अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेसएक्स लॉन्च करने जा रहा है। इसरो के मिशन में 2 अंतरिक्ष यान चेजर SDX-01 और टारगेट SDX-02 होंगे। इनमें से प्रत्येक वजन जो है 220 किलोग्राम है। PSLV C-60 के जरिए दोनों अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की सतह से लगभग 470 किलोमीटर ऊपर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस लॉन्चिंग के साथ ही इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। इस मिशन के बाद भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। ये वो देश हैं जिनके पास बाहरी अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान या उपग्रहों की डॉकिंग करने की क्षमता है। इस मिशन को PSLV C-60 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो का साल 2024 का आखिरी मिशन है। ये मिशन रिसर्च और सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी। साथ ही आज का दिन भारतीय इतिहास का ऐसा दिन है जो हर भारतीय को गर्व से भर देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज ही के दिन यानी 30 दिसंबर पहली बार 1943 में पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय तिरंगा उन्होंने फहराया था। इसी दिन इस द्वीप को ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र घोषित किया गया था।
मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करके रहूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इन शब्दों ने आज ही के दिन मूर्त रूप लिया था। 30 दिसंबर 1943 को उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था और ये द्वीप ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी शाही सेना ने 23 मार्च 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 6 नवंबर 1943 को टोक्यो में ग्रेटर ईस्ट एशियाटिक नेशंस की सभा में जापानी प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आजाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंप दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद नेताजी ने 29 से 31 दिसंबर 1943 को अंडमान द्वीप समूह का दौरा किया। उनके आगमन पर द्वीपवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को पहली बार भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया और इस द्वीप समूह को औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र घोषित किया। नेताजी ने यहाँ जो तिरंगा फहराया था वो कांग्रेस द्वारा अपनाया गया तिरंगा ही था, जिसके बीच की सफेद पट्टी पर चरखा बना था। 1947 में ब्रिटिश सरकार से मुक्ति के बाद ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। नेताजी द्वारा भारत की धरती पर तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2018 में पोर्ट ब्लेयर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस दिन के याद को संरक्षित करने के लिए यहां फ्लैग पॉइंट पर 150 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। नेताजी के सम्मान में इसी दिन अंडमान और निकोबार के 3 द्वीपों रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। नेताजी द्वारा पहली बार ध्वजारोहण की याद में अब फ्लैग पॉइंट पर हर साल एक समारोह का आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों सहित अवैध प्रवासियों के सत्यापन के लिए दक्षिण पश्चिमी जिले में अभियान चलाया गया। इस दौरान घर घर जाकर सत्यापन किया गया और लगभग 400 परिवारों की जांच की गई, साथ ही उनके दस्तावेज जमा किए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभियान के दौरान 15 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। बांग्लादेश से 8 अवैध प्रवासियों को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के माध्यम से बांग्लादेश भेजा गया है। वहीं दक्षिण दिल्ली से पकड़े गए 7 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। ये कार्रवाई कई टीमों द्वारा मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड सत्यापित करने के साथ ही संदिग्ध प्रवासियों की पहचान करने के लिए झुग्गी झोपड़ियों और संदिग्ध क्षेत्रों का दौरा करने के बाद की गई। फर्जी पासपोर्ट रैकेट पर पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने कहा है कि पासपोर्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई एजेंसियां शामिल होती हैं, इसलिए कोलकाता पुलिस पहले से ही पासपोर्ट को लेकर विस्तृत जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कुछ आदेशों में बदलाव के लिए लिखा है। पासपोर्ट एक प्रोसेस है जहां बहुत से एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो कलकत्ता पुलिस एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी पासपोर्ट को लेकर के कर रहा है, जहां हमने कुछ लैकुनेस पाए हैं। कुछ ऑर्डर्स को भी मॉडिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इज आल्सो राइटिंग आउट। एडिशनल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी ताकि कोई किस्म का भी गलत आदमी के पास इंडियन पासपोर्ट ना पहुंचे। बंगाल पुलिस हो, कलकत्ता पुलिस हो, सेंट्रल एजेंसीज हो, सब मिलके हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि बंगाल में और इंडिया का कोई किस्म का नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, कम्युनल हार्मनी का इशू हो, कोई और भी सिक्योरिटी का जो इशू हो, वो कोई तरफ से भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसको हम लोग पूरा अपने तरफ से इंश्योर कर रहे हैं। और आइए अब जानते हैं कि साल 2024 स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कैसा रहा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए साल 2024 काफी अहम रहा है, जहां इस साल 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाया गया। वहीं यूविन पोर्टल को सार्वभौमिक टीकाकरण से जोड़ा गया और अब नौनिहालों के साथ साथ माताओं के टीकों का हिसाब रखेगा यूविन पोर्टल। जन स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनी टीबी के खिलाफ 100 दिन का विशेष अभियान की हुई शुरुआत और देश भर में बढ़ेंगी मेडिकल की 75,000 सीट। तो कैसा रहा साल 2024 स्वास्थ्य क्षेत्र के लिहाज से, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। साल 2024 स्वास्थ्य क्षेत्र के लिहाज से
कई मायनों में खास रहा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया। इस योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए उन्हें आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 25 लाख से अधिक पात्र वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण हो गया है। इस साल यूविन पोर्टल को सार्वभौमिक टीकाकरण से जोड़ा गया और अब नौनिहालों के साथ साथ माताओं के टीके का हिसाब भी रखेगा यूविन पोर्टल। और ऐप कितने दिनों के अंतराल में कौन सा टीका लगेगा, ये सभी जानकारियां यूविन पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। साथ ही आपके मोबाइल पर भी इसका SMS के जरिए अपडेट और अलर्ट आता रहेगा। देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए और नौजवानों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश ना जाना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान किया और कहा कि अगले 5 साल में देश में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने वाली ड्रोन प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 11 एम्स में ड्रोन सेवाओं की शुरुआत की। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की भी शुरुआत हुई। देश में स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा में एक केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला शुरू किया गया। चिकित्सा उपकरणों के लिए गुजरात, तेलंगाना, असम और पंजाब में एंटी वायरल दवा खोज और विकास के लिए 4 उत्कृष्टता केंद्रों की आधारशिला रखी गई। भारत ने मेक इन इंडिया के तहत पहली स्वदेशी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नेफीथ्रोमाइसिन का निर्माण कर इतिहास रच दिया। ये उल्लेखनीय उपलब्धि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के खिलाफ लड़ाई में फार्मास्यूटिकल इनोवेशन में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। ये अपनी श्रेणी का पहला नया एंटीबायोटिक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के शोधकर्ताओं ने कार टी सेल थेरेपी विकसित किया है जो ल्यूकेमिया, नॉन हॉस्किन लिम्फोमा नामक रक्त कैंसर पर प्रभावी है। FSSAI ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए 100 रुपए प्रतिवर्ष का पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया। स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए एक समर्पित पोर्टल भी लॉन्च किया गया। FSSAI ने बोतल बंद पानी को अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थों की श्रेणी में किया शामिल। ये कदम उपभोक्ताओं के लिए उन उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। बढ़ते आगे और जानते हैं आप कि कैसा रहने वाला है महाकुंभ 2025 विस्तार से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन के महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। राज्य प्रशासन को दुनिया भर से 40 करोड़ से अधिक भक्तों की मेजबानी करने की उम्मीद है। यह 45 दिवसीय उत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करेगा। महाकुंभ नगर को हजारों टेंट और आश्रय घरों के साथ एक अस्थायी शहर में बदला जा रहा है। इसमें IRCTC के महाकुंभ ग्राम लग्जरी टेंट सिटी जैसे सुपर डीलक्स आवास भी शामिल हैं, जो आधुनिक सुविधाओं के साथ डीलक्स टेंट और विला की सुविधा भी देंगे। वहीं 92 सड़कों का नवीनीकरण और 17 प्रमुख सड़कों का सौंदर्यीकरण पूरा होने की करीब है। इसके अलावा पर्यटकों के मार्गदर्शन के लिए कुल 800 बहुभाषा संकेत लगाए जा रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और अर्धसैनिक बलों सहित 50,000 से अधिक कर्मी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रमुख स्थानों पर 340 से अधिक विशेषज्ञों के साथ AI की मदद से भीड़ की निगरानी और हवाई निगरानी के लिए हजारों CCTV कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था की गई है, जबकि पहली बार 100 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम अंडर वाटर ड्रोन संगम क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी प्रदान करेंगे। 56 साइबर एक्सपर्ट की एक टीम ऑनलाइन खतरों की निगरानी करेगी। सभी पुलिस स्टेशनों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। साथ ही सुरक्षा और आपदा तत्परता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक बहु आपदा प्रतिक्रिया वाहन तैनात किया गया है।
यह प्राकृतिक आपदाओं से लेकर सड़क दुर्घटनाओं तक की स्थिति से निपटने में सक्षम होगा। इसके अलावा शल्य चिकित्सा और नैदानिक सुविधाओं से लैस अस्थायी अस्पतालों का भी निर्माण किया गया है। साथ ही भीष्म क्यूब की तैनाती भी की जा रही है, जिसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज करने में सक्षम है। महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों में स्वच्छ पानी सुनिश्चित करने के लिए 3 अस्थायी सुवेज उपचार संयंत्र यानी कि एसटीपी स्थापित किए जा रहे हैं। महाकुंभ नगर के सेंट्रल अस्पताल में रविवार को चिकित्सकों ने पहली डिलीवरी कराने में सफलता प्राप्त की है। सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर गौरव दुबे के नेतृत्व में 3 चिकित्सकों की टीम ने मिलकर महिला का प्रसव कराया। नोडल चिकित्सा स्थापना डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि महाकुंभ नगर में यहां सेंट्रल हॉस्पिटल में पहले बालक का जन्म हुआ है। 20 वर्षीय महिला सोनम को पुत्र की प्राप्ति हुई है। उन्होंने बताया कि जच्चा और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। उल्लेखनीय है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र के परेड में स्थापित अस्थायी अस्पताल में पहली बार डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने धर्मनगरी हरिद्वार का दौरा किया। यहां उन्होंने नारायणी शिला मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगातार योजनाओं को लेकर की जा रही घोषणाओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर आपको योजनाएं लानी है तो अब तक ही ला लेनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल जी को 10 साल समय मिले, तो अगर आपको योजना लाना ही था अब तक लाना चाहिए था। अभी चुनाव घोषणा होने के लिए 10 दिन है, 5 दिन है, 20 दिन है। आप अभी क्या स्कीम का बारे में बोल रहे हैं? लोगों का आप इतना भी लोगों को इतना मत समझो कि लोग कोई नहीं देखता है, लोगों ने कोई नहीं जानते हैं। अगर आपको स्कीम लाना ही था, आपको किसने मना किए थे अब तक? 2016 में लॉन्च किए गए यूपीआई ने कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़कर देश ही नहीं पूरे विश्व में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। 2023-24 में यूपीआई के माध्यम से लगभग 200 लाख करोड़ रुपयों का लेन देन हुआ है। आज यूपीआई की पहुंच फ्रांस, यूएई, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हुई है। जापान, मॉरिशस और सऊदी अरब जैसे देशों में भुगतान प्रणाली को अपनाने में रुचि दिखाई गई है। आज यानी 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च भारत का भीम यूपीआई अब वैश्विक हो चुका है और इसका उद्देश्य बैंकों के माध्यम से सीधे ई भुगतान की सुविधा प्रदान करना और कैशलेस लेन देन को प्रोत्साहित करना है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता की चमक अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। साल 2016 में जब भारत में यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम भीम यूपीआई की शुरुआत की गई तो किसी को भी अंदाज नहीं था कि देश में डिजिटल पेमेंट की दुनिया कैसे बदलने जा रही है। ये सरकार की एजेंसी एनपीसीआई के द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसे फिनटेक कंपनियों ने भी इस्तेमाल किया, आम जनता ने भी और बैंकिंग व्यवस्था ने भी। खास बात यह रही कि भारत से पहले किसी भी देश में सरकार की ओर से इस तरह का प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं किया गया था। डिजिटल पेमेंट्स हैव बिकम ए मास मूवमेंट एंड अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया ड्यू टू यूपीआई। यूपीआई के जरिए साल 2017-18 में 92 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए थे, जो कि साल 2023-24 में बढ़कर के 13,116 करोड़ पर पहुंच गए, यानी 126% ज्यादा। इस साल 15 दिसंबर तक यह आंकड़ा 12,597 करोड़ को पार कर चुका है। साल 2017-18 में यूपीआई के जरिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। साल 2023 तक ये बढ़कर के 200 लाख करोड़ पर पहुंच गया, यानी 138% ज्यादा। इस साल 15 दिसंबर तक यूपीआई भुगतान का मूल्य 179 लाख करोड़ पहुंच चुका है। साल 2023-24 में कुल डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी 70% रही। दिसंबर 2024 तक देश में 45 करोड़ 32 लाख लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीआई संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर और मॉरिशस में भी पूरी तरह से सक्रिय और लाइव है। सीमा पार भुगतान के लिए भारत के यूपीआई को सिंगापुर के पेनाउ से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही पेरू दक्षिण अफ्रीका का पहला देश बनने जा रहा है जहां संपूर्ण त्वरित भुगतान प्रणाली को यूपीआई तकनीक पर आधारित बनाने की योजना है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।
बढ़ते आगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज व्यापार और उद्योग जगत प्रमुखों के साथ बजट पूर्व परामर्श करेंगी। उम्मीद है कि बैठक के दौरान उद्योग जगत उपभोग बढ़ाने के उपायों पर बल देगा। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारी के लिए निर्यात, व्यापार और उद्योग क्षेत्रों के हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ चौथी प्री बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कतर की 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्री व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री कतर दौरे पर वहां के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल के वर्षों में कार्टर मेलेनोमा सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे। उन्होंने मानवाधिकार समर्थक, वंचितों की आवाज़ और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई वाले एक नेता के रूप में वैश्विक पहचान बनाई थी। जिमी कार्टर एक डेमोक्रेट थे जिन्होंने 1976 के अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन राष्ट्रपति गैरल्ड फोर्ड को हराने के बाद जनवरी 1977 से जनवरी 1981 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यों और शांति स्थापना के उनके प्रयासों के चलते उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति कार्टर को एक असाधारण नेता, राजनेता और मानवतावादी बताया। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने बयान में शांति, नागरिक अधिकारों और मानवीय प्रयासों के प्रति पूर्व राष्ट्रपति की जीवन भर की प्रतिबद्धता का जिक्र किया। बाइडेन ने उनके जीवन का में वैश्विक प्रभाव, करुणा और नैतिकता की विरासत को भी याद किया। Lost a remarkable leader. He was a statesman and humanitarian. And Jill and I lost a dear friend. I've been hanging out with Jimmy Carter for over 50 years, it dawned on me. There's millions of people all around the world, all over the world, feel they lost a friend as well, even though they never met him. And that's because Jimmy Carter lived a life measured not by words, but by his deeds. Just look at his life's work. He worked to eradicate disease, not just at home, but around the world. He forged peace, advanced civil rights, human rights, promoted free and fair elections around the world. जिमी कार्टर की मृत्यु की घोषणा के बाद विश्व नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। यूरोपीय संसद अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने एक्स पर अपने पोस्ट में कार्टर के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने लिखा कि उनका देश कार्टर की स्मृति को हमेशा संजो कर रखेगा। खेल की खबरों में मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 340 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में लंच तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 41 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 9 रन बनाकर कमिंस की गेंद पर आउट हुए। लोकेश राहुल को भी कमिंस ने अब बिना खाता खोले पेविलियन भेज दिया। विराट कोहली 5 रन बनाकर स्टार्क का शिकार बने। इससे पहले आज मैच के 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 234 रन पर सिमटी। जसप्रीत बुमराह ने आखिरी विकेट के रूप में नाथन लियो को 41 रन के स्कोर पर आउट किया। इसके साथ ही बुमराह ने पारी में 5 विकेट भी पूरे किए। बुमराह ने अपने टेस्ट करियर में 13वीं बार पारी में 5 विकेट लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। लक्ष्य ने कांस्य पदक में मैच में फ्रांस के एलेक्स लैनिये को मात दी है। लक्ष्य ने मुकाबले को 21-17, 21-11 से अपने नाम किया। इससे पहले लक्ष्य को सेमीफाइनल में चीन के हु झियान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। लक्ष्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। मेरी सहयोगी शहला निगार के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।